So, hey, hi everyone. Welcome to day one of Smash Prelims program 2026. This is a short video program जिसमें कि 8-10 मिनट की वीडियोस में हम डेली कोशिश करेंगे कि यूपीएससी के 5 से 10 पीवाईक्यूज हम डेली डिस्कस करें। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये एक जेन्युइन पीवाईक्यू रिसर्च है। इसी वीडियो से आपको मालूम चल जाएगा और व्हाई दिस इज सो मच इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। सीडीएस 2025 में ये सवाल पूछा गया था सीडीएस 1 में। जियोग्राफी के आज कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ये बियॉन्ड एनसीईआरटी यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे, ठीक है, जो आपको यूजुअली अपनी एनसीईआरटी वगैरह में नहीं मिलेंगे। सो बने रहिए लास्ट तक। ये पहला क्वेश्चन आप देखिए, है ना। क्वेश्चन कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू सेकेंडरी वेव्स एस वेव्स जनरेटेड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। पहले तो आप मुझे बताएंगे कि जहां से कोई भी अर्थक्वेक वेव जनरेट हो रही है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ठीक है, उस फोकल पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नंबर वन। नंबर दो, आप मुझे बताएंगे जहां वो सबसे पहले स्ट्राइक होगी ऊपर उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे। तो ये दो पॉइंट आप मुझे पहले कमेंट सेक्शन में बताइए। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि एस वेव दे क्रिएट ट्रफ्स एंड क्रेस्ट इन मटेरियल थ्रू विच दे पास, मे बी। दूसरा कि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एस वेव्स इज परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन, मे बी। आप इसका आंसर अभी सोचिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। इससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि इस टाइप के यूपीएससी ने बहुत बार पहले भी सवाल पूछे हुए हैं, बट उससे पहले एक बार स्टडी कर लेते हैं। देखिए, जब भी आपकी कोई वेव निकलेगी, आप मुझे पॉइंट बताएंगे कि कौन से पॉइंट से कोई वेव निकलेगी। सबसे पहले जो वेव निकलती है, जब भी जहाँ पे भी सीस्मिक एक्टिविटी होगी, सबसे पहले जो वेव निकलती है वो निकलती है पी वेव, है ना। धरती के अंदर मान लीजिए यहाँ पे कोई सीस्मिक दो रॉक्स यहाँ पे टकराई, तो यहाँ से मान लीजिए एनर्जी रिलीज हुई, तो सबसे पहले जो एनर्जी रिलीज होगी वो कौन सी होगी, वो पी वेव की होगी, ठीक है। पी वेव कैसे चलती है, ये चलती है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन मतलब आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे धक्का देते देते, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन इस तरीके से चलेगी, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, तो आगे पीछे धक्का देते देते चलेगी। अब मान लीजिए कोई भी पी वेव टाइप की अगर कोई वेव होगी, जैसे आपकी साउंड वेव भी है, ठीक है, जैसे आप आपकी जो साउंड वेव है ये भी पी वेव टाइप की ही वेव है। समझ रहे हो मेरी बात को? व्हाई? क्योंकि साउंड वेव भी इसी तरीके से आगे पीछे धक्का देते देते चलती है, ठीक है। जो आपकी लाइट है, लाइट चलती है वेव फॉर्मेट में ऐसे, साउंड वेव चलती है आगे पीछे जो मीडियम है उसको धक्का देते देते वो आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो इस पुश पुल के फॉर्मेट को हम कहते हैं पी वेव। तो पी वेव्स जो है ये आपके जो हार्ड सरफेस है, ठीक है, उसमें भी ये चलेंगी। जो आपका लिक्विड मीडियम है उसमें भी ये चलेगी, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसियस, इन तीनों में चलेगी। तो एक बात समझिए, जब भी आपसे सवाल पूछा जाए, बस इनके लिए मीडियम होना चाहिए। बिना मीडियम के ये नहीं चल पाएंगे। पी वेव के पास कोई सा भी मीडियम आए ये उसमें चलेंगी जरूर। हालांकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसे ही ये शिफ्ट करेंगे, ये कॉन्सेप्ट जरूरी है क्योंकि हम आगे शेडो जोन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे ये एक मीडियम से दूसरी मीडियम में कोई भी वेव शिफ्ट करेगी, वो रिफ्रैक्ट तो करेगी, है ना, अपने रास्ते को वो जरूर चेंज करेगी, लेकिन चलेगी पी वेव सारे के सारे मीडियम्स में। फिर पी वेव जब एक बार निकली, मान लीजिए यहाँ से निकली और सरफेस पे यहाँ टकराई, तो जो सबसे पहली, है ना, किसी रॉक पे ये टकराई, तो वहाँ जो सबसे पहली मतलब दूसरी वेव निकली, उस एक सेकेंडरी जो वेव निकली उसे हम कहेंगे एस वेव। एस वेव चलती है ट्रांसवर्स टाइप में, ऐसे एस वेव चलती है इस तरीके से, ठीक है। ये ऊपर नीचे चलेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चल कैसे रही है वेव, इस तरफ को, है ना। चल डायरेक्शन क्या है वेव की, ठीक है, इस तरफ को। और इसकी मूवमेंट क्या है वेव की, ऊपर नीचे। तो ये परपेंडिकुलर हुआ ना, डायरेक्शन ऑफ वेव के ये परपेंडिकुलर हुआ, ये ऊपर नीचे जा रही है। समझ रहे हो? तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट थी, एस वेव जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर चलती है, ये बात बिल्कुल सही है। और ये ट्रफ और क्रेस्ट क्रिएट करती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। आपका आंसर बिल्कुल सही था क्योंकि पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर? तो ये बात समझ लीजिए पी वेव और एस वेव के बारे में। अब दो वेव और होती है। अब ये जो एस वेव भी है ना, ये सेकेंडरी वेव है, ये दूसरी बार उत्पन्न हो रही है। पी वेव जहां सबसे पहले हार्ड रॉक से टकराई वहां आपकी निकल रही है एस वेव, राइट। अब वो एस वेव जो है ये यहाँ बिल्कुल जैसे ये सरफेस पे पहुंचेगी, यहाँ भाई साहब यहाँ ये तूफानी करेगी एस वेव, यहाँ तूफानी करेगी। सरफेस में आते ही सरफेस का तो मीडियम चेंज हो गया। जैसे ही एस वेव सरफेस के मीडियम से टकराई, है ना, जो कि उतना हैवी मीडियम नहीं भी है, तो भैया वहां पे एनर्जी का इम्पैक्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए सरफेस में डिजास्टर ज्यादा आती है। आपने नहीं सुना होगा कि अर्थ के
अंदर अर्थक्वेक आने की वजह से अंदर कोई प्लेट टेक्टोन है ना, इतनी तगड़ी प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई कि प्लेटें ही है ना रफा-दफा हो गई एकदम है ना, उत्तर-दक्षिण ध्रुव में चली गई। ऐसा आपने नहीं सुना होगा। डिज़ास्टर कहाँ आ रही है? सरफेस पे ऊपर आ रही है। सबसे ज़्यादा एनर्जी का इम्पैक्ट कहाँ हो रहा है? सरफेस पे हो रहा है। सबसे ज़्यादा ऊपर-नीचे धरती कहाँ उठ रही है? सरफेस पे हो रही है। अंदर नहीं उठ रही है। क्यों? अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अंदर सॉलिड बहुत ज़्यादा मटेरियल है। तो भैया सरफेस पे ये क्रिएट करेगी एक लो वेव, एक रायले वेव। यहाँ वो आपसे सवाल पूछेगा कि इन दोनों वेव्स में से ज़्यादा खतरनाक कौन है? तो आपको देखने में लग रहा है कि है ना, यहीं से पता चल जाएगा कि रेले वेव जो है ना, जो इस तरीके से ऊपर-नीचे चलेगी ना, वो भाई साहब वो आपकी बिल्डिंग को ऊपर-नीचे उठाएगी, तब बिल्डिंग मरेगी। लो वेव चलती है अगेन, आगे-पीछे, आगे-पीछे, आगे-पीछे। लो वेव आगे-पीछे धक्का देगी, तो उससे उतना डैमेज नहीं होगा। बट बिल्डिंग अगर ऊपर-नीचे होने लगे, तो भाई साहब बिल्डिंग को खतरा है। राइट? सो रेले वेव इज़ मोर डेंजरस, लो वेव जो है उतना डेंजरस नहीं है। राइट? तो ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए इसमें यूपीएससी ने पहले पीवाईक्यू कैसे पूछे हुए हैं। 2009 में यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि अर्थक्वेक जो शॉक वेव्स हैं, ठीक है? ये किस टाइप की वेव्स हैं? इंफ्रासोनिक है, अल्ट्रासोनिक है, अल्ट्रावायलेट है या फिर इंफ्रारेड वेव्स है? राइट? तो अर्थक्वेक जो है गुरु, ये एक इंफ्रासोनिक वेव्स है। इंफ्रासोनिक वेव। आपसे अगर ये भी पूछा जाए कि आप जिस है ना जिस फ्रीक्वेंसी में आप सुनते हैं वो क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000। इससे कम फ्रीक्वेंसी वाली होती है अर्थक्वेक वेव, इससे ज़्यादा नहीं होती है। ध्यान में ये बात रखनी है। इससे कम फ्रीक्वेंसी की, 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स हैं वो होती है अर्थक्वेक वेव्स, है ना? तो ये बहुत धीमी वेव्स होती है, इससे ऐसा नहीं है कि गर्जना हो रही हो। तो इंफ्रासोनिक वेव्स है, ये बात ध्यान में रखो, यहाँ से भी सवाल बन सकता है। अगला कि विच अमंग द फॉलोइंग वेव्स आर कॉल्ड वेव्स ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, ये तो खैर अर्थ के हीट बैलेंस से रिलेटेड है। तो इंफ्रारेड वेव्स ऐसी वेव्स होती है जो कि वेव्स ऑफ हीट एनर्जी मानी जाती है। क्यों? हमें मालूम है भैया, जैसे मान लीजिए ये धरती है, सन से आपको यहाँ पे कई तरीके के वेव्स आएंगे। अरे यार ये ऐसे क्यों कर रहा है ना? सन से हमेशा यहाँ पे कई तरीके की वेव्स ऊपर से आएंगे, रेडिएशन ऊपर से कई तरीके की आएंगे। एक अल्ट्रा वायलेट टाइप की होंगी, ठीक है? एक आपकी नॉर्मल विजिबल लाइट होगी, एक इंफ्रारेड टाइप की आपकी लाइट होगी। जो अल्ट्रा वायलेट है, ये भाई साहब इनका ऊपर ओज़ोन लेयर वहीं पे सब काम करे दे रही है। ये जो विजिबल लाइट है, अंदर घुस तो रही है, अंदर घुस तो रही है, लेकिन फिर इसे धरती यहाँ एब्ज़ॉर्ब कर भी रही है। और धरती जब ये एब्ज़ॉर्ब करेगी, उसके बाद है ना, उसके बाद ये इसे रिफ्लेक्ट बैक भी करेगी। मतलब यहाँ से धरती भी अपनी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बाहर फेंकेगी, है ना? स्पेस में बाहर फेंकेगी। वो जो रेडिएशन है, वो भाई साहब वो लो एनर्जी की होती है। वो रेडिएशन जो है वो लॉन्ग वेवलेंथ की होती है, वो इंफ्रारेड टाइप की होती है। और जब ये बाहर फेंकने की कोशिश करेगी, तो ये इंफ्रारेड वेव्स इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं होती है कि वो हमारे एटमॉस्फेयर को भेद पाएँ। तो एटमॉस्फेयर यहाँ ग्रीन हाउस गैस इम्पैक्ट पैदा करता है, ये एटमॉस्फेयर ही एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से जो है हमारे एटमॉस्फेयर की वार्मिंग होती है। तो ये बात ध्यान में रखें। नेक्स्ट है कि वेव्स दैट हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ आर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। दे आर बेसिकली, देखिए इसमें आपकी जो ठीक है, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एक्चुअली इसमें सेकेंडरी वेव्स हैं और प्राइमरी वेव, ये दोनों आती है, बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट इसमें सेकेंडरी वेव होगा। वाई? अब देखते हैं यहाँ आगे। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ है, ये सब चीज़ें ऊपर है ना वैसे ही है। ये आपसे पूछ रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो जोन का। शैडो जोन क्या होता है? मान लीजिए ये जो सेकेंडरी वेव है, मैंने तो बताया सेकेंडरी वेव जो है, जो एस वेव है, वो लिक्विड और गैसियस मीडियम में नहीं गुजर पाएगी। लेकिन पी वेव लिक्विड, सॉलिड, गैसियस हर मीडियम में जाएगा, बट थोड़ा-सा अपना जो है, अपना रास्ता चेंज कर देगा। तो एस वेव को जैसे ही ये यहाँ मान लीजिए यहाँ से है ना, ये जो आपका यहाँ हिपोसेंटर है, तो ओहो! तो यहाँ से जैसे ही आपकी एस वेव निकली, मतलब यहाँ से जैसे ही आपकी सेकेंडरी वेव्स निकली, ठीक है? प्राइमरी वेव सबसे पहले निकलेगी, सेकेंडरी वेव उसके बाद निकलेगी। जैसे ही ये सेकेंडरी वेव आपकी यहाँ से निकली, तो कोर वाला जो एरिया है, इसे तो ये नहीं ब्रीच कर पाएगी। इस एरिये है ना, ये जो कोर वाला रीजन है, इसे ये क्रॉस नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि आउटर कोर जो है वो लिक्विड है। तो बस ये वाला जो एरिया है ये खाली रह जाता है, यहाँ भूकंप आ ही नहीं पाता है, ये वाला एरिया। इसे कहते हैं शैडो जोन किसी भी भूकंप का। तो एस वेव का शैडो जोन बड़ा है। क्यों?
क्योंकि पी वेव तो भाई इधर भी आएगी, इधर भी आएगी, इधर भी आएगी। बस प्रॉब्लम क्या होगी पी वेव की थोड़ी, वो जो है अपना रास्ता थोड़ा डिविएट कर देगी। पी वेव्स का बस इतना सा काम है, वो अपना रास्ता थोड़ा चेंज कर देगी, इस वजह से थोड़ा छोटा उसका शेडो वेव जोन बनेगा, लेकिन उतना बड़ा नहीं बनेगा जितना एस वेव का है। तो इस तरीके से जो एस वेव है, ये ज़्यादा हेल्पफुल है अर्थ के अंदर के स्ट्रक्चर को बताने में। क्यों? क्योंकि पी वेव तो वहाँ भी सीधे ही जा रही है, एस वेव ज़्यादा, है ना, वो आपको हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि एस वेव बताती है कि भाई यहाँ अंदर कहीं पे कोई लिक्विड है, यहाँ अंदर कहीं पे लिक्विड है जिसे मैं क्रॉस नहीं कर पा रही हूँ, गैस तो कहाँ ही होगी अंदर। अब देखिए एक सवाल इन्होंने ये और बहुत तगड़ा पूछा हुआ था कि इनमें से कौन-सी वेव है जो कि फ़ॉर्जरी इन करेंसी नोट्स को डिटेक्ट करने में यूज़ होती है? लगाइए ज़रा, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। ये है एक्चुअली अल्ट्रावायलेट। यूवी रेडिएशन क्या होता है? देखो जैसे मान लीजिए ये यूएस का डॉलर है, तो हर एक आपने अपने इंडियन नोट में भी ये यहाँ पे स्ट्रिप देखी होगी, ठीक है? ये नीली सी। जैसे इस पे यूवी लाइट बढ़ेगी, तो ये यूवी लाइट को एब्ज़ॉर्ब कर लेगी। एब्ज़ॉर्ब करने के बाद ये यहाँ से वापस विज़िबल लाइट छोड़ेगी। तो इसका यूवी, है ना, अल्ट्रावायलेट के लाइट में इसका कलर एकदम चेंज हो जाता है। अगर कलर चेंज नहीं हो रहा है तो फ़ॉर्ज्ड करेंसी है। कलर चेंज हो रहा है तो आपका जो है फ़ॉर्ज्ड करेंसी नहीं है। ये बात है। हाँ, अगर कलर चेंज नहीं हो रहा है तो फ़ॉर्ज्ड करेंसी है, कलर चेंज हो रहा है तो फ़ॉर्ज्ड करेंसी नहीं होगी। तो इस तरीके से आइडेंटिफ़ाई किया जाता है। फिर देखिए मिनरल पे ये सवाल पूछा हुआ था कि कोई मिनरल है जो कि ग्रीनिश क्रिस्टल टाइप का है, ठीक है? हाँ, नीले ग्रीन क्रिस्टल के टाइप का ये होता है। ऑफ़न फाउंड इन बेसाल्टिक रॉक्स में ये पाया जाता है। मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका जो है इसमें आपको मेन एलिमेंट देखने को मिलेंगे। तो बताइए इसमें क्या है ये एम्फीबोलाइट, है ना? फेल्ड्स्पार और हालाँकि देखिए ये मिनरल से आपको लेना-देना कि कुछ भी नहीं है ना? ऐसे वो सीडीएस टाइप में पूछता है, लेकिन हमें जो है यहाँ से ये चीज़ उठानी है कि एक्चुअली ये जो आपने इतना सुन रखा होता है फेल्ड्स्पार और ओलिवीन, है ना? हाँ, ये क्या चीज़ें हैं? यहाँ से आपसे सवाल पूछ सकते हैं। पायरोक्सिन तो एक्चुअली पायरो से पता ही चल रहा है कि गर्म कोई चट्टान होगी, है ना? जिसकी वज़ह से बन रहा होगा। गर्मी की वज़ह से बहुत प्रेशर में बना हुआ कोई चीज़ है, पायरोक्सिन। तो बहुत प्रेशर में बेसाल्टिक रॉक तो नहीं होती है। समझ रहे हो? बेसाल्टिक रॉक कौन होती है? जो ठंडा लावा होता है, जो बाहर एकदम जो भंगुर लावा होता है। पायरोक्सिन अगर बहुत हीट में कोई चट्टान बन रही है, तो वो किस टाइप का होगा? वो ग्रेनाइटिक टाइप का, ऑब्वियसली वो ग्रेनाइटिक टाइप का होगा। क्रिस्टलाइन पायरोक्सिन भी होता है, ठीक है? ऐसा होता है पायरोक्सिन, क्रिस्टलाइन टाइप का ये है, लेकिन ये आपका बेसाल्टिक नहीं होता है। समझ रहे हो? इसमें सिलिका ज़्यादा होता है, सिलिका कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है ना? मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका। इसके बजाय आप इसे जब देखेंगे ना, तो ये आपको मैग्नीशियम सिलिकेट यहाँ पे मिलेगा, आयरन मैग्नीशियम सिलिकेट, ओलिवाइन। तो पता ही चल रहा है यहाँ पे उन्होंने आपको हिंट भी दे रखा है कि ऑलिव कलर की कोई चीज़ है। ऊपर भी पूछा है कि ये थोड़ा ग्रीनिश क्रिस्टल है, ऑलिव कलर की चीज़ है, ओलिवाइन है। आंसर तो ये ओलिवाइन है, ठीक है? लेकिन हमें यहाँ पे जानना है कि एक्चुअल में ये फेल्ड्स्पार वगैरह है क्या? फेल्ड्स्पार ऐसा पत्थर होता है ना? इस पत्थर का आपने देखा होगा कई बार कप भी बनते हैं, है ना? रीलें काफ़ी इसकी वायरल होती है फेल्ड्स्पार की। ये है ना? एल्यूमिनियोसाइट के वो बने होते हैं, ठीक है? एक्चुअल में जैसे आपके जो ठीक है। हाँ, कुछ एक जैसे मान लीजिए फ़िल्टर्स हैं, उसमें भी इसका यूज़ होता है। सिरेमिक्स में, ग्लास में इसका यूज़ होता है, एब्रेसिव्स में इसका यूज़ होता है। जो आपने कभी मान लो पेंट किया होगा ना, तो पेंट को रगड़ के साफ़ करने के लिए जो यूज़ होता है, वो जो एक कपड़ा जैसा होता है जिसमें जो छोटे-छोटे क्रिस्टल बने होते हैं, वो एब्रेसिव इसी के बने होते हैं। वेल्डिंग एटसेट्रा में इसका यूज़ होता है। ओलिवाइन हमने देखा कि भैया ओलिवाइन में आयरन भी है, मैग्नीशियम भी है, सिलिकेट भी है। जो ऊपर लिखा हुआ है ना? ये सब चीज़ें उसमें है। ठीक है, सिलिकेट भी है। और इसका इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ क्या है कि जैसे इसकी वेदरिंग होती है, तो ये ना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर देता है, ठीक है? तो ठीक है, तो ये मैग्नीशियम इसके अंदर जो प्रेज़ेंट है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर देता है ना? मैग्नीशियम कार्बोनेट ये बन जाएगा, तो उससे क्या होता है कि जितना ज़्यादा इसकी वेदरिंग होगी, उतना कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा। ज़्यादा इसके बारे में जानना नहीं है। अब देखिए सॉल्ट वेदरिंग के बारे में जानते हैं, उसके बाद इसे फ़ारिग करते हैं। सॉल्ट क्रिस्टलाइज़ेशन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल द सॉल्ट वेदरिंग प्रोसेसेज़, ओके? सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ इज़ मोर इफेक्टिव ओवर द सेडिमेंटरी रॉक्स एज़ कंपेयर्ड टू इग्नियस रॉक्स। तो इसका आंसर भी अगेन बोथ ही है। व्हाई? क्योंकि देखो सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, आपको यहीं से मालूम चल रहा है। होता क्या है, जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स बेसिकली होती है बहुत सूखे एरिया में, जैसे डेजर्ट एरिया में,
जो सेडिमेंट्री रॉक होगी, सेडिमेंट से बना हुआ रॉक, उसके अंदर कहीं न कहीं कुछ माइक्रोपोर और मैक्रोपोर होते हैं, रॉक्स में होते ही हैं, बड़े पोर या छोटे पोर कुछ छेद होते हैं। क्या होगा जब ऊपर से बारिश होगी, तो बारिश के साथ हवा में जो सॉल्ट है, वो साथ में सॉल्ट उसमें भी आएँगे या फिर आस-पास जो सॉल्टी मिट्टी है, वो भी उसके अंदर घुस जाएगी। तो बारिश-बारिश ऊपर उठ जाएगी, वो सॉल्ट अंदर क्रिस्टलाइज़ हो जाएगा उस माइक्रोपोर में। है ना? तो वहाँ पे उसने घर अपना बना दिया, उसकी वजह से एक प्रेशर लगेगा कि भैया वहाँ एक छेद बन गया, उस पूरी चट्टान में एक छेद बन गया। फिर दूसरी बार जब बारिश होगी, तो सॉल्ट उसके साथ रिएक्ट करेगा और सॉल्ट वाटर नीचे डीप पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, क्यों? क्योंकि इस तरीके से बहुत कम टाइम में वेदरिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और सॉल्ट तो रिएक्ट भी करते हैं। तो सॉल्ट क्रिस्टलाइज़ इसी वजह से आप देखेंगे रेगिस्तान जो सूखे एरिया है, उसमें वेदरिंग बहुत बहुत फ़ास्ट होती है, रेगिस्तान बहुत फ़ास्ट बनते हैं। सॉल्ट क्रिस्टलाइज़ेशन उसमें एक मेन कारण होता है। और सॉल्ट क्रिस्टल जो ग्रोथ है, ये मेनली आपके जो सेडिमेंट्री रॉक है, उसमें ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इग्नियस रॉक के अंदर तो पहले छेद फर्स्ट छेद बनाने में ही कितना टाइम लग जाएगा सालों को। कितने साल लग जाएँगे बारिश को, है ना? तो जो पहले आपको माइक्रोपोर उसमें होते ही नहीं है एक्चुअली, माइक्रोपोर कहाँ होंगे इग्नियस रॉक में उतने ज़्यादा, या मैक्रोपोर कहाँ होंगे उतने ज़्यादा? पोर्स चाहिए ना, अगर सॉल्ट अगर अंदर आपने डालना है, कुछ छेद चाहिए, रंध्र चाहिए, वो कहाँ बनेंगे? सेडिमेंट्री रॉक में, सिंपल बात है। सो नाउ इट कम्स टू आवर ऑफरिंग्स गाइस। civilspot.in पे आप जाइए, है ना? मेरे बारे में भी अगर जानना है, वहीं आपको पूरी डिटेल मिलेगी, मेरा यूपीएससी का एक्सपीरियंस एटसेट्रा, एंड दिस इज़ द कोर्स दैट वी ऑफर। इसी तरीके से भाई इसमें आपको 150 प्लस आवर्स का जीएस रिवीजन ओरिएंटेड ये मॉड्यूल है, ठीक है? पीवाईक्यू के थ्रू आपको कोई बुक और दूसरी पकड़नी ही नहीं है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। इसमें इतना कंटेंट है आपके एनसीईआरटी से ज़्यादा, है ना? बस ऐसा करना है, डेली 2 घंटे आना है, बैठना है, उन सेशंस में वहाँ पे जॉइन करना है। पीवाईक्यू रिसर्च के थ्रू जितना आप रिवाइज़ कर सके करना है, जितना प्रैक्टिस कर सके करना है, कोई टेस्ट सीरीज़ दूसरी लेने की ज़रूरत नहीं है खरीद के। एक बार, है ना? एंड दिस इज़ द कोर्स दैट यू विल, अगर आप जो है, अगर आप प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं कर रहे हैं, तो ये वो कोर्स है जो, है ना? इसमें कोई ट्रिकें डिस्कस नहीं होती है। सेम इस तरीके से अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ आ रहा है, तो भाई एक बार जॉइन करके देखो, आपको कोई इसमें कोई गिले-शिकवे नहीं होंगे। और अगर आपको साइंस एंड टेक की कॉम्प्लेक्सिटीज़ समझ नहीं आ रही है, ख़ास तौर पे अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, ठीक है? समझ नहीं आता उतने अच्छे से, चाह रहे हैं कोई एक ऐसा कोर्स देखना, तो ये कोर्स अभी देख लो। एक कोड, कूपन कोड OLD10 मैंने एक्टिव किया था, है ना? OLD10 विदाउट स्पेस, है ना? कैपिटल में। ये लगा के देखना, अगर ये लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो हो सकता है वो कोड जो है एग्ज़ॉस्ट हो चुका है। सो आप जो है 10% डिस्काउंट इसमें तब ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। एज़ ऑलवेज़ लव यू ऑल, टेक केयर।